शहर विधानसभा उपचुनाव का जो मेला रेला है वो समाप्त हो चुका है और अब इंतजार की घड़ी है कि आखिर कब ये परिणाम आएंगे और क्या कुछ परिणाम रहेंगे। इससे पहले दिव्य न्यूज है वो सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर आए आपके सामने। हालांकि मैं जानता हूं कि आपको कल रात से ही या कल से ही जैसे चुनाव संपन्न हुआ तभी से एग्जिट पोल का इंतजार था, लेकिन यकीन मानिए कि हमने काफी रिसर्च किया और कल ही इस एग्जिट पोल को निकालने वाले थे। लेकिन हमने जिस प्रकार से मेहनत की और जो हमारे सामने चुनौती थी वो ये थी कि हम कैसे भी करके इस एग्जिट पोल को सटीक निकाले, लेकिन कंटेस्ट मुकाबला होने के चलते, करीबी मुकाबला होने के चलते हम इस एग्जिट पोल को कल नहीं निकाल सके, क्योंकि हम ये चाहते थे कि एग्जिट पोल अगर सटीक हो, आपके विश्वास पे हम खरे उतरे, इसलिए हमने काफी मेहनत की और आज का हमने इंतजार और किया। तो आज हम एग्जिट पोल लेकर आ चुके हैं, एग्जिट पोल तैयार है। अब से कुछ ही समय के बाद आपके सामने हमारा एग्जिट पोल होगा। जी विनोद जी, देखिए हम पहले दर्शकों को बता दें कि लगातार दर्शक है वो लगातार कॉल कर रहे थे, सैकड़ों कॉल आ चुके हैं और वो इंतजार कर रहे थे कि आपका एग्जिट पोल आएगा वो सटीक आएगा, आपका एग्जिट पोल क्या है, आप किसको जिता रहे हैं। हम लगातार उनको बोल रहे थे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हम लगातार गांव के जो मौजूद व्यक्ति है उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो मामला है वो काफी सटीक लगा, तो इसलिए हमने काफी समय लिया, दर्शकों को काफी इंतजार था। मैं दर्शकों को बता दूं कि इस विधानसभा उपचुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में है। पहले मैं उनके नाम बता देता हूं। कांग्रेस से अनिल शर्मा, भाजपा से अशोक जी पिंचा, आरएलपी से लालचंद मुंड, माकपा से सांवरवल मेघवाल, पीपुल्स ग्रीन पार्टी से परमानाराम नायक, निर्दलीय उमेश साहू, निर्दलीय सुभाष चंद्र, निर्दलीय प्रेम सिंह, सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित और विजयपाल सिंह, ये जो 10 प्रत्याशी है वो मैदान में थे। इनमें से मैं आपको एक बता दूं, जो सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित है वो खुलकर कांग्रेस को अपना समर्थन दे चुके हैं। तो ऐसे में इस प्रत्याशी का अपन नहीं मान सकते कि ये प्रत्याशी को किसी भी तरह का वोट लेने वाला है, वोट लेगा। तो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव है उसमें 9 प्रत्याशी है वो मैदान में है। तो जैसा कि मनोज लगातार हमारे पास कॉल आ रही थी, तो ये हमारी विश्वसनीयता भी दिखाता है कि हम पे लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, सरदार शेरवासी कितना हमें प्यार करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। लगातार हमारे पास कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि अपना एग्जिट पोल कब निकालेंगे, और हम यकीन मानिए हम कल ही हमारा एग्जिट पोल निकालने वाले थे। लेकिन जिस प्रकार से करीबी मुकाबला है, काफी कंटेस्ट है, कोई भी इस मुकाबले को जीत सकता है, तो ऐसे में हमने इंतजार किया, हमने हमारे सोर्सों से पता किया, हमने ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र से लगातार संपर्क किया। हम चाहते थे कि सटीक हमारा एग्जिट पोल हो, इसलिए हमने समय लिया और आज इस एग्जिट पोल को निकालने का निर्णय किया। तो ऐसे में कुछ ही समय के बाद एग्जिट पोल होगा। तो मनोज मेरा आपसे कुछ ही समय के बाद हम एग्जिट पोल निकालेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। मनोज मेरा आपसे सवाल था कि जिस प्रकार से चुनाव हुआ, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? देखिए 9 अक्टूबर को विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का निधन होता है। किसी को ये नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी उपचुनाव हो जाएगा। पहली बार तो कि कोई भी पार्टी है वो तैयार नहीं थी चुनाव लड़ने को लेकर। कौन प्रत्याशी होगा ये तो बात की बात है। हालांकि भंवरलाल जी शर्मा के निधन के बाद उपचुनाव की चर्चाएं होने लग गई थी। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जो उपचुनाव है वो निर्वाचन आयोग की ओर से जैसे ही गुजरात के तारीखों की घोषणा हुई, तो एक बार सरदार शेरवासी ने मान लिया कि अब शायद फरवरी या मार्च तक उपचुनाव नहीं होंगे। तो ऐसे में इस चुनाव की जो उम्मीद है वो छोड़ चुके थे सरदार शेरवासी। लेकिन एकाएक निर्वाचन आयोग की ओर से घोषणा हुई कि 5 दिसंबर को सरदार शहर का उपचुनाव होना है और 10 नवंबर से इसकी जो प्रक्रिया है नामांकन की वो चालू हो गई थी। और लगातार जो अपडेट है हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। तो इस चुनाव को मैं बता रहा हूं कि ये चुनाव आज जो 12 महीने के लिए लड़ा जाना है, यानी 2023 के एंडिंग में वापस ये चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो कांग्रेस पार्टी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनके भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है। वो चाहते हैं कि 4 साल जो उन्होंने काम किया है उसके नाम पर उन्होंने यहाँ पर आके वोट मांगे और वो चाहते हैं कि ये चुनाव जीतकर मैं साबित करूं कि मैंने जो 4 साल किया उससे जनता मेरी खुश है। और उसी को अगर ऑपोजिट देखे तो भाजपा कहीं ना कहीं इस उपचुनाव को जीतकर ये साबित करना चाहती है कि कांग्रेस के जो पिछले 4 साल है वो नाकाम रहे, नाकारा रहे। और तीसरा जो अपन त्रिकोणीय मुकाबला मान सकते हैं इसके अंदर है वो है आरएलपी पार्टी। आरएलपी पार्टी के हनुमान बेनीवाल है, वो लगातार सरदार शहर में लगभग 15 दिन यहाँ पर रहे और लगातार गांवों के अंदर जाते रहे। भारी जो समर्थन है, भारी भीड़ है वो उनकी सभाओं में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं चुनाव है वो रोमांचक है, रोचक है
और हर कोई इस चुनाव के परिणाम को लेकर पूरा देश है वो इस सरदार सर पर नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, काफी रोमांचक ये चुनाव रहा और जिस प्रकार से आरएलपी की सभा में भीड़ उमड़ी, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सांसें फूल गई और इसका परिणाम भी दिखता है। जो भीड़ है वो तब्दील भी हुई वोटों में, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से गांव देहात की रिपोर्ट हमारे पास आ रही है तो काफी नुकसान है वो कांग्रेस और भाजपा को होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये नुकसान है वो कहां तक जाएगा ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं चुनाव का हमारे पास परिणाम तो 8 तारीख को आएगा, लेकिन एग्जिट पोल का परिणाम है, एग्जिट पोल में कौन बाजी मार रहा है ये अब से कुछ ही समय में हम आपको दिखा देंगे। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव रहा काफी अहम है, भाजपा हो कांग्रेस हो या फिर अपनी जमीन तलाश रही या अपनी जमीन को सींच रही आरएलपी पार्टी, तीनों दलों के लिए चुनाव काफी अहम है। पूरे राजस्थान भर की इस चुनाव के ऊपर नजर थी क्योंकि जिस प्रकार से ये अंतिम उपचुनाव है और इससे चुनाव तय करेगा कि आखिर 2023 में किसकी लहर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए यही एक वजह रही कि सीएम अशोक गहलोत है वो 15 दिन के अंदर अंदर 2 बार सरदार शहर में आते हैं और बड़ी सभा करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के समर्थन में। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से भी सतीश पूनिया हो जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आते हैं। इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया है वो भी आते हैं सरदार शहर, नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा के। इसके अलावा उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है वो भी लगातार सरदार शहर आए और अपनी पार्टी का प्रचार किया, अशोक पिंचा का प्रचार किया, राम सिंह कसबा हो या फिर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो, सभी सरदार शहर आए और अपनी पार्टी का प्रचार किया। तो इसमें कहीं से भी ये साबित नहीं हुआ कि चुनाव कोई भी पार्टी हल्के में ले रही है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल उन्होंने भी 15 दिन सरदार शहर को दिए और लगातार जनसभा की, गांव देहात की सड़कों को उन्होंने नापा। हर गांव, हर कस्बे में, हर तहसील, हर गांव में, हर ढाणी के अंदर गई और लगातार उन्होंने मेहनत की। तो ऐसे में सभी के लिए चुनाव काफी अहम था। और आरएलपी के अलावा यदि हम निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें, फिर माकपा ने भी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ा। जो फाउंडर मेघवाल है माकपा उम्मीदवार, उन्होंने भी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। उनकी ओर से भी जो माकपा के जो प्रमुख नेता है राजस्थान के अमरा राम, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं दाता रामगढ़ से, वो भी सरदार शहर आए और लगातार उन्होंने जनसभाएं की। इसके अलावा हम निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करना चाहेंगे। एक निर्दलीय प्रत्याशी विजयपाल सिंह शौर्ण, जिन्होंने वो शायद चुनाव तो नहीं जीत रहे लेकिन उन्होंने दिल जरूर जीता। क्या कहेंगे उनके प्रचार के बारे में? जी देखिए, विजयपाल सिंह का एक अनोखा प्रचार था। मैंने जहां तक उनके प्रचार को देखा, जब वो बाजार में मुझे दिखे या वो पर्सनली मुझे मिले, काफी बार हमने उनके वीडियो भी बनाए, तो एक अनोखा प्रचार था। कहीं वो खुद के लिए कभी वोट मांगते हुए नजर नहीं आए। एक मेहनत भी काफी की उन्होंने। हाँ, सुजला जिला के नाम से वो एक टोपी पहन के रखते थे और उनकी मांग थी कि सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए और वो लगातार 1-2 माइक हाथ में रखते थे और यही कहते रहते कि वोट जरूर दें, सभी को वोट देना चाहिए और वोट उसी को दे जो आपका काम करे। काफी ऐसी बातें वो कहते रहते थे कि जिनको लोग हंसते थे। लोगों को अच्छा लगता था कि एक उम्मीदवार जो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, जो हकीकत में जो होना चाहिए वो उम्मीदवार दर्शाता था कि आपको किसे वोट देना चाहिए। तो कहते हैं दिल जीतने का काम उन्होंने किया है। बिल्कुल, सरदार शहर की जनता का उन्होंने दिल जीता है। शायद वो ग्रामीण क्षेत्रों में गए या नहीं गए, लेकिन शहरी क्षेत्र में लगातार वो पूरे दिन बाजार में मुझे इधर से उधर दिख जाते थे और लोगों के पास वो चर्चा भी करते थे, लोग उनको बिठाते भी थे, लोग उनसे बात करने में खुशी होती थी। लोग चाहते थे कि यार ये एक अच्छा कैंडिडेट है जो खुद के लिए वोट नहीं मांगता। हकीकत में वो बातें करते थे कि आपको किसे वोट देना चाहिए और आप किसे वोट दो। उमेश साहू ने चुनाव लड़ा जिस प्रकार से तेजी के साथ दिवाली के अवसर पर वो आए सरदार शहर में, एक प्रकट हो गए पोस्टरों के जरिए। जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, उनके चुनाव को कैसे देखते हो आप? देखिए, उमेश साहू की अगर बात करें तो उमेश साहू जैसे ही 9 अक्टूबर को सरदार शहर के दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन होता है, उसके तुरंत बाद दीपावली का त्योहार आता है। दीपावली के त्योहार से 2 दिन पहले जब सुबह शहरवासी उठते हैं तो उन्हें एकाएक नजर आता है कि एक उमेश साहू के बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो शहर में दिखाई देते हैं, तो सबके बीच में एक चर्चा का माहौल होता है कि आखिर ये उमेश साहू है कौन, क्योंकि सरदार शहर में कभी इस नाम से कोई व्यक्ति था नहीं और था भी तो लोग उसे जानते नहीं थे, क्योंकि उमेश साहू है वो चूरू लोकसभा से जरूर है लेकिन चूरू जिले से नहीं है, नोहर तहसील से वो आते हैं। तो एकाएक सबके मन में यही था कि ये उमेश साहू है नहीं। और खास बात ये थी कि उन बैनर पोस्टरों पर न कोई मोबाइल नंबर न कोई चुनाव जैसी माहौल, लेकिन सबको पता चल गया था कि कहीं ना कहीं उपचुनाव होने वाला है और उमेश साहू
इस उपचुनाव को लड़ने के लिए आए हैं और इसीलिए ये पोस्टर लगाए गए हैं। काफी चर्चा में रहे वो। बिल्कुल। और जिसके बाद एक बयान भी उनका आया जिस प्रकार से सपोर्ट किया जाट समाज के लोगों ने आरएलपी को, उसके बाद वो काफी आक्रोशित भी नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए उमेश साहू की अगर बात करें तो उमेश साहू है, वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए। उनका मानना था कि जो आदमी बदलाव चाहता है, आज का युवा बदलाव चाहता है, आज का हर आदमी बदलाव चाहता है। जो 35 साल से सरदार शहर की जनता, उनका कहना था कि वनवास काट रही है एक तरफ से, तो सरदार शहर की जनता को एक बदलाव की ओर ले जाना चाह रहा हूँ। हकीकत में एक नेता क्या कर सकता है वो मैं करके दिखाऊंगा अगर जनता मुझे वोट देती है तो काफी चुनाव भी उन्होंने मेहनत भी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी मेहनत भी की, काफी फील्ड में भी गए, लेकिन अंत समय जब जाट समाज ने एकाएक जब आरएलपी को समर्थन दिया, उसके बाद में से एकदम उमेश साहू है वो पीछे हट गए। और उन्होंने जब जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो उन्होंने गुस्सा भी जाहिर किया था कि भाई एक जाट समाज है वो वापस एक बार फिर किसी पार्टी की ओर चला गया। अगर एक पार्टी से तो हट के आया था कि हमें टिकट नहीं दे रहे हैं और फिर वापस एक पार्टी की ओर चला गया, तो उन्होंने इस बात की नाराजगी भी जाहिर की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जाट को समर्थन देना था तो क्या मैं जाट नहीं था। तो ये तो रही उम्मीदवारों की बात, हम आगे भी बात करेंगे। कुछ ही समय के अंदर आपका एग्जिट पोल भी तैयार हो चुका है, कुछ ही समय के अंदर एग्जिट पोल आपके सामने होगा। मनोज, हम मतदाताओं की बात करें तो कितने मतदाता थे और क्या कुछ वोटिंग रही? देखिए मैं बता दूं कि इस विधानसभा उपचुनाव में 2,89,843 कुल मतदाता थे, जिनमें से 1,52,766 है वो पुरुष मतदाता थे। और महिला मतदाताओं की अगर बात करें तो उनकी संख्या 1,37,077 थी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि सरदार शहर है वो चूरू जिले की एक बहुत सबसे बड़ी विधानसभा अगर हम इसे मान कह सकते हैं। और अगर मतदान की बात करें तो 72.09% मतदान है वो सोमवार को हुआ। और शाम 5 बजे बाद भी काफी संख्या में लोग हैं वो बूथों पर नजर आए। शाम 8 बजे तक, जैसे कि हम उपखंड अधिकारी से लगातार बात करें तो उनका 8 साढ़े 8 बजे तक कहना था कि मतदान चल रहा है। कुछ बूथ है जिनसे हमारे पास रिपोर्ट आनी, तो कुछ लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक मतदान है वो उन बूथों पर चलता रहा। मैं आपको बता दें कि कुल जो 2,08,956 मतदाताओं ने कल मतदान किया था, जिनका अगर वोट प्रतिशत में बात करें तो 72.09% रहा। वहीं अगर बात करें पिछली बार की, जो 2018 में जो चुनाव हुआ था, वह विधायक भंवरलाल शर्मा और जो अभी प्रत्याशी अशोक पिंचाउन के बीच जो चुनाव लड़ा गया था उसमें 76% मतदान हुआ था। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार काफी कम मतदान हुआ है। क्यों हुआ इस चीज पर शहरवासी चर्चा कर रहे हैं कि काफी कम मतदान हुआ वो किसको भारी पड़ेगा, किस पे भारी पड़ेगा। एक 2013 का भी आंकड़ा हमारे पास में, 2013 की बात करें तो 74% मतदान हुआ था। इसके अलावा 2000 फिर से हम अभी 8 की बात करें तो 76%, और इस 2022 उपचुनाव की बात करें तो 72%। शायद इसके पीछे एक वजह शादी काफी थी, ये हो सकता है। इसके अलावा उपचुनाव में रुचि भी कम दिखाई, ये भी हो सकता है। नहीं, एक तो शादी एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है इस चुनाव के अंदर, क्योंकि जो बाहर लोग रहते हैं, सरदार शहर के जो लोग बाहर रहते हैं वो इस समय अगर शादियों का सीजन होता है तो बाहर से लोग आते भी हैं। तो मैं ये कारण नहीं मानता कि शादियों का सीजन था, क्योंकि शादियों के सीजन में ये भी देखा जाता है कि जो लोग प्रवासी है, राजस्थान से बाहर रहते हैं, चाहे वो विदेश में हो चाहे देश के किसी भी कोने में हो, तो वो शादी के सीजन पर जरूर आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट होना चाहिए था। लेकिन इस बार एक कारण ये भी देखा गया कि जो निर्वाचन आयोग है, उपखंड कार्यालय जो एसडीएम है, उनकी तरफ से लगातार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह से कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते थे। तो इतने कार्यक्रम है वो उपखंड अधिकारी आयोजित नहीं कर पाए क्योंकि समय कम था, समय भी कम था। दूसरी बात, एक उपखंड पूरे राजस्थान में एक ही चुनाव होने के कारण लगातार उनको जैसा देखा जाता था वीसी है, कभी कोई मीटिंग है, कभी कोई मीटिंग है, कभी किन्हीं अधिकारी के साथ मीटिंग है, तो उनमें बिजी हो गया। तो उसके चलते वो भी नहीं कर पाए। ये तो रही टोटल मतदाताओं की बात है। हम शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो किस प्रकार से मतदान रहा? देखिए, शहरी क्षेत्र की बात करें तो इस बार काफी कम मतदान हुआ। शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो पिछले बार है वो 71% मतदान है वो शहरी क्षेत्र में हुआ था। इस बार की अगर बात करें तो 63% मतदान है वो शहरी क्षेत्र में नहीं। शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो कुल मतदाता है वो 71,405 थे, जिनमें से 45,000
277 मतदाताओं ने मतदान किया, यानी 63.46% शहरी क्षेत्र के लोगों ने मतदान किया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक आंकड़ा है कि जो इतना कम मतदान हुआ वो किसको नुकसान होगा, किसके लिए नुकसान होगा, ये भी एक चर्चा का विषय है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कुल 2,18,438 मतदाता है वो ग्रामीण क्षेत्र से थे, जिनमें से 1,63,669 मतदाताओं ने मतदान किया। अगर वोट प्रतिशत में ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र ने काफी अच्छा मतदान किया, 74.93% यानी 75% के लगभग ग्रामीण क्षेत्रों से वोट हुए। जो किसके पक्ष में ज्यादा जाएंगे ये तो 8 दिसंबर को तय हो पाएगा। मुस्लिम एरिया सरासर की बात करें शहरी क्षेत्र की तो हमेशा कांग्रेस ऊपर रही है, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। वहां पर मतदान प्रतिशत देखे तो वहां पर कैसा रहा? देखिए मुस्लिम जो वोटर है उनके जो एरिया में जो नॉर्मल मतदान होता है, पिछली बार की बात करें तो वहां पर पिछली बार का मतदान था वो 71% था, और इस बार की अगर बात करें, इस उपचुनाव की बात करें तो काफी कम मतदान यानी 9% के लगभग वहां पर कम मतदान हुआ है। तो मुस्लिम मतदाताओं का कहीं ना कहीं कम मतदान होना कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान है। ये तय है कि जो 9% नुकसान है वो कांग्रेस को ही झेलना पड़ेगा, कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। इसमें एक विशेष बात ये रही कि इस वार्डों के अंदर इस बार एडवोकेट राजेंद्र राजपूत ने काफी भूमिका निभाई, उन्होंने काफी मेहनत की। इसका परिणाम है कि बीजेपी के पक्ष में इस बार मुस्लिम मतदाता वो जाते हुए भी दिखाई दिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि वो कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे। हालांकि हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि 6 से 7 हजार वोट है वो मुस्लिम वार्डों के अंदर भी बीजेपी के पक्ष में डलवा रहे हैं। लेकिन ये तो परिणाम बताया, परिणाम बाद की बात है। इस बार मुस्लिम वार्डों के अंदर भाजपा का पोलिंग एजेंट बैठना, भाजपा की पार्टी लगना, कैसे देखते हो बदलाव? देखिए मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि दर्शक लगातार उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ये कब एग्जिट पोल देंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम यहीं बैठी हुई है और लगातार उस एग्जिट पोल पे काम कर रही है। जैसे ही हमारे पास एग्जिट पोल आता है हम आपके सामने तुरंत घोषणा कर देंगे कि ये एग्जिट पोल है और ये जीतना जा रहा है। हमने एक आंकड़ा तैयार किए हैं, काफी गांवों से आंकड़े लिए हैं और उन आंकड़ों के हिसाब से हम अपना एग्जिट पोल निकालने जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले गजेंद्र जी ने और मैंने ग्रामीण क्षेत्रों से फोन किए को आरएलपी कहां से लीड ले रही है, बीजेपी कहां से लीड ले रही है, कांग्रेस कहां से लीड ले रही है, उन आंकड़ों को भी इकट्ठा किया, उन आंकड़ों को जोड़ा जा रहा है। हमारी टीम यही काम पर लगी हुई है। तो थोड़ी सी देर और रुक जाइए। दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी देर और रुक जाइए, कुछ ही क्षणों में हम आपको एग्जिट पोल देंगे। कुछ ही समय के बाद एग्जिट पोल आपके सामने होगा, बस कुछ ही समय की बात है। नंबर 10 से ही हम शुरुआत कर लेंगे। नंबर 10 पे कौन आ रहा है उसके बाद हम चलते चलेंगे। मनोज, एक शहरी क्षेत्र का तो ये रहा, शहरी क्षेत्र की मतदाताओं की बात करें, जहां तक मेरा अनुमान है या फिर मैंने जहां तक बात की तो इस दफा पिछली दफा 5800 के करीब शहरी क्षेत्र के अंदर कांग्रेस से ऊपर रही थी। लेकिन इस दफा इस प्रकार से मेरा व्यक्तिगत लोगों से चर्चा के अंदर ये अनुभव रहा कि इस बार शहरी क्षेत्र के अंदर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है और बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। 500-700 वोटों से भाजपा ऊपर भी जा सकती है, बड़ी बात नहीं। इस बार भाजपा शहरी क्षेत्र में मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा वो 500-700 वोट शहरी क्षेत्र में आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका इसलिए एक वजह ये है कि मुस्लिम जिस प्रकार से वार्डों के अंदर मतदान कम होना, इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं का बीजेपी और आरएलपी की ओर झुकाव होना भी कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र के अंदर भाजपा को मजबूत कर रहा है। तो ऐसे में भाजपा की यदि बात करें शहरी क्षेत्र की तो भाजपा है वो प्लस दिखाई दे रही है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, सबसे पहले नहीं, मैं पहले तो आपको शहरी क्षेत्र का बता दूं कि शहरी क्षेत्र का अगर आप बता रहे हो कि कांग्रेस है वो पिछली बार 5000 से ज्यादा वोटों से शहरी क्षेत्र में लीड ली थी, तो मैं सीधा सा कारण तो इस बार ये बता दूं आपको, आपका जो अनुमान जो 9% मुस्लिम क्षेत्र में जो मतदान पिछली बार के मुकाबले इस बार कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सीधा सा कांग्रेस को नुकसान है। पहली बात वो। दूसरी, शहरी क्षेत्र के जो जाट वर्ग के वोट है, जहां पर कांग्रेस निगाह टिकाई बैठी है कि अगर आरएलपी जितना ऊंचा जाती है, आरएलपी जितने जाटों को वोट लेती है तो हम उतने ही मार्जिन से हम जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं वो वोट है वो भी भाजपा के थे। तो इसलिए ये आंकड़ा भी एक इश्यू बना हुआ है कि कहीं ना कहीं एक बात जो अगर ये वोट अगर भाजपा को छोड़ के और अगर आरएलपी के पक्ष में जाते हैं तो एक बार फिर है वो कांग्रेस यहाँ से लीड लेगी। ठीक है, अब देखते हैं आरएलपी कौन से गांव में आगे रही है, बीजेपी कौन से गांव में के अंदर आगे रही है और भाजपा कौन से गांव के अंदर आगे रही है। देखिए आरएलपी की अगर बात करें तो एक हेलीकॉप्टर से हनुमान बेनीवाल ने सभाएं की थी। 8 सभाएं हेलीकॉप्टर से हुई थी। पहली सभा उनकी सरदार तहसील के कांगड़ गांव में उन्होंने की थी, जहां पे सुबह लगभग 10 बजे का 10:30 बजे का टाइम था, लेकिन
एक हमेशा से रहता था कि हनुमान बेनीवाल का समय अगर सुबह 7 बजे है 8 बजे है तो हनुमान बेनीवाल है वो शाम तक आते हैं। तो जब हेलीकॉप्टर की सभा होनी थी उनकी, तो हेलीकॉप्टर के वक्त पांगड़ गांव में काफी भीड़ देखी गई। बिजरासर की बात करें तो बिजरासर से आरएलपी पार्टी है वो अच्छी लीड ले रही है। तारानगर रोड पे जो मेड़ूसर बिकान गांव है वहां से भी जो आरएलपी है वो अच्छा अपना बढ़त बना रही है। बलाड़ गांव से भी आरएलपी पार्टी है वो अच्छी बढ़त बना रही है। बादासर और बन्नाऊ की बात करें तो बादासर और बन्नाऊ का तो कहना ही क्या। बादासर और बन्नाऊ में आरएलपी की सभाओं को देखने का मजा आया था। सबसे ज्यादा मजा जो बादासर और बनड़ऊ गांव है उनमें जो सभाएं हुई थी उनके जो वीडियो दर्शकों ने भी देखे होंगे, लगातार सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हुए थे। हनुमान बेनीवाल की बड़ी बड़ी सभाएं जिनमें सबसे ज्यादा भीड़ है वो बादासर और बनड़ऊ में देखी गई थी। तो एक जाट क्षेत्र है तो वहां से ये तय है कि आरएलपी बादासर और बनड़ऊ से काफी लीड लेकर आ रही है। उसके अलावा अगर बात करें जयसंग सर है, पुन्नू सर है, नैया सर है, नैना सर है, सावर है, रूपली सर है, ढाणी पांचेरा है, तो ये जो गांव है इनसे आरएलपी पार्टी है वो काफी लीड लेके आ रही है। हालांकि ये भी हो सकता है कि हमारे पास हमारा सर्वे में थोड़ी बहुत कोई त्रुटि रही हो तो हम दर्शकों से माफी चाहते हैं कि हो सकता है कि हमसे जो मैंने जो नाम बताए हैं उनमें कांग्रेस या बीजेपी भी बढ़त बना रही हो। लेकिन जैसा कि हमने लगातार लोगों से चर्चाएं की, लगातार लोगों से बात की, तो ऐसे में आरएलपी के जो संभावित गांव थे कि यहाँ से आरएलपी है वो ऊपर आने जा रही है। तो आरएलपी ऊपर आने जा रही है, वो गांव है जहां पर बीजेपी है और कांग्रेस को सीधा नुकसान आरएलपी पहुंचा रही है। तूफानी दौरे हनुमान बेनीवाल के रहे और उसका असर भी अब दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो बनड़ाऊ गांव है या बिजरासर गांव है या फिर बादासर गांव है, जयसंसर गांव है, जबरदस्त यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का असर देखने को मिला है। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर मतदाताओं ने झोलियां भर भर कर हनुमान बेनीवाल को वोट दिए हैं या फिर लालचंद मुंड को वोट दिए हैं। इसके अलावा हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में कौन से गाँव है जहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है? देखिए कांग्रेस में काफी ऐसे गांव है जहां पे कांग्रेस यानी भारी बढ़त लीड बनाए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे वोट कांग्रेस ले रही है, लेकिन हम वो गांव दर्शकों को बता रहे हैं कि जहां से कांग्रेस ने भारी बढ़त बनाई है। हो सकता है हमारे आंकड़े है वो गलत हो, दर्शकों को बुरे लगे, लेकिन हमने जो सर्वे किया है उसके अनुसार हम आंकड़े बता रहे हैं। रोड़ासर जो पंचायत है वहां से कांग्रेस है वो काफी लीड लेती हुई नजर आ रही है। राणासर जो पंचायत है वहां से कांग्रेस काफी लीड लेती हुई नजर आ रही है। बानीपुरा पंचायत से भी काफी लीड लेती हुई नजर आ रही है। भानुदा जो पंचायत है जो गांव है वहां से भी काफी कांग्रेस को लीड मिल रही है। बाइला गांव से जो हमेशा से कांग्रेस समर्थित माना जाता है तो वहां की तो बात ही क्या, वहां से अच्छी लीड कांग्रेस को मिल रही है। मालसर गांव से कांग्रेस को अच्छी लीड मिल रही है। खेजड़ा गांव कहीं ना कहीं ये था कि आरएलपी यहाँ पर नुकसान करेगी, लेकिन अंततः जैसा कि हमारे पास सर्वे है कि खेजड़ा गांव से कांग्रेस है वो अच्छी बढ़त बना रही है। बोजासर चोड़िया के अंदर भी कांग्रेस है वो अच्छी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी डर था कि आरएलपी नुकसान करेगी, लेकिन जैसा कि अब हमारे पास जो सूचनाएं आ रही है उसके अनुसार बोजासर चोड़िया में भी अच्छी बढ़त है वो कांग्रेस बना रही है। गिरगिचिया गांव में भी कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली है। ये इस गांव की पहले ही चर्चा थी कि कांग्रेस है वो यहाँ से अच्छी बढ़त बनाएगी और आखिरकार कांग्रेस में इसमें कामयाब भी रही है। हरियासर गांव है, हरियासर गांव में भी कांग्रेस ने है वो अच्छी बढ़त बनाई है। भाजपा की बात करें इस प्रकार से इन गांवों के अंदर कांग्रेस का रहा, आरएलपी का रहा। भाजपा में कौन सा गांव है जहाँ पर भाजपा की जबरदस्त बढ़त रही है, भाजपा वहां पर अच्छे वोटों से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए भाजपा की अगर बात करूं गजेंद्र तो काफी लगातार मैं लोगों से संपर्क किया, आपने भी किया, मैंने भी किया, तो 2-5 गांवों के अलावा 2-5 पंचायतों के अलावा इतने नाम खुलकर सामने नहीं आए कि ये भारी बढ़त बना लेंगे। तो जो भाजपा के जो हमारे साथ जो नाम सामने आए हैं वो मैं बता दूं, मेहरी पंचायत आप खुद जाके आए थे, आप दर्शकों को बताइए कि क्या माहौल था वहां का। बिल्कुल, मेहरी गांव के अंदर पूरी हवा वो बदली नजर आई। जिस प्रकार से मेहरी कांग्रेस का गढ़ रहा दशकों तक, लेकिन इस बार मेहरी गांव है वो पूरा भाजपा के रंग में रंगा हुआ नजर आया। इसका सीधा कारण था वहां के जो प्रधान है निर्मला राजपूत या फिर प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपूत या फिर राजपूत परिवार, जिन्होंने काफी मेहनत की उस गांव के अंदर और मुस्लिम मतदाता
ऐसा पहली बार देखने को मिला जहाँ बीजेपी के नाम पर वोट करते हुए दिखाई दिया, बीजेपी करते हुए दिखाई दी। तो पहली बार ऐसा हुआ जहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है या फिर अन्य मतदाता है वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हुए दिखाई दिए। तो काफी बदलाव बड़ा ये रहा। इसके अलावा कानड़वास गांव के अंदर भी जबरदस्त बदलाव देखने को मिला जहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो बोलते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा सवाई गांव के अंदर भी अच्छा माहौल है, वो भाजपा का रहा। यहाँ पर भी बीजेपी हो रही थी, केसरिया लहरा रहा था। इसके अलावा हम बात करेंगे तो दालमान गांव है, सोमासा गांव है, ढाणी दूधगिरी गांव है जो कि प्रधान सत्यनारायण सारण का गांव है, पूर्व प्रधान का। तो यहाँ पर भी काफी कंटेस्ट देखने को मिला। इसके अलावा कुछ गांव ऐसे भी है जहां पर जो है तो कांग्रेस के गांव थे लेकिन वहां पर बीजेपी ने अच्छी फाइट की। गांव के अंदर बात करें तो पुलासर गांव है जहां पर बीजेपी काफी अच्छी फाइट करती हुई नजर आई। इसके अलावा फोगा गांव है, वहां पर भी बीजेपी काफी अच्छी फाइट करती हुई नजर आई। बिल्कुल इन दो गांवों पर कांग्रेस लगातार कह रही थी कि ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ से कांग्रेस बढ़त बनाएगी। लेकिन जहां तक हम गांवों के बीच पहुंचे, लोगों से संपर्क किया तो कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि पुलासर और फोगा दोनों गांवों से कहीं कांग्रेस भारी बढ़त बना रही है। हो सकता है 50-50 हो सकता है वहां से भाजपा ऊंची भी रहे। काफी जो ब्राह्मण वोट है, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र था ये, लेकिन कांग्रेस इतनी बढ़त यहाँ पर नहीं बना पाई। भाजपा के लिए एक अच्छी सूचना है। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी रहे जहाँ पर भाजपा चौथे नंबर पर की सकती नजर आई। जैसे सावर गांव है, वहां पर भाजपा है वो चौथे नंबर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक गांव है भादासर जहाँ पर भाजपा का भी नंबर 1 हुआ करती थी, वहां पर भी चौथे नंबर पर है वो भाजपा जाती हुई नजर आ रही है। भादासर का तो एक मुख्य कारण मैंने जैसे अभी बताया कि भादासर गांव जाट बहुल्य क्षेत्र है और हनुमान बेनीवाल की जो सभाएं हुई, हनुमान बेनीवाल की सभा में जो सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली वो एकमात्र गांव था भादासर, जहां पे एक जन सैलाब उमड़ा। आसपास की पंचायतों भी शायद वहां पर लोग आए होंगे। रात को देर रात तक मीटिंग चली। शायद हनुमान बेनीवाल को वहीं से उम्मीद जगी कि अब मैं वापस पीछे नहीं हटूंगा, अब मैं लगातार मेहनत करूंगा। और वो लगातार उसके बाद 7 गांव के दौरे हुए हेलीकॉप्टर उसके बाद में ही उनको उमंग जगी और वो हेलीकॉप्टर लेके आए और 8 जगह उन्होंने हेलीकॉप्टर से सफाई की। तो पूरा माहौल बदल दिया। बिल्कुल। तो आज हम भाजपा कार्यालय भी गए थे, कांग्रेस के यहाँ भी गए थे, तो लगातार एक ही चर्चा थी हाजिर से की बोतल कितने वोट ले रही है। बोतल ने कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस दोनों की समीकरण बिगाड़ दी है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बोतल है वो सर चढ़ कर बोल रही है, जबरदस्त माहौल है वो बोतल का दिखाई दे रहा है। तो मनोज हम शुरुआत कर लेते हैं, हमारा एग्जिट पोल करीब तैयार हो चुका है। तो नंबर हम पहले थोड़ा इस पे जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे। नंबर 6 पर बात करें तो नंबर 6 पर कौन दिखाई दे रहा है? ठीक है, वैसे तो 9 तक ही हम बात करने वाले थे लेकिन हम नंबर 6 शुरू करेंगे क्योंकि एक प्रत्याशी ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था, सुरेंद्र स्वामी, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। लेकिन हम सीधा नंबर 6 से शुरू करना चाहते हैं, आपका टाइम ज्यादा जाया ना हो। तो नंबर 6 पर कौन है? देखिए पूरा एग्जिट पोल तो तैयार नहीं है लेकिन जैसा कि हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, उमेश सहू है वो नंबर 6 पर होंगे। हमारे जो एग्जिट पोल है उसमें नंबर 6 पर उमेश सहू होंगे। हम 7, 8 और 9 तीनों की नहीं बताएंगे, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अब आपका। और जो 10 प्रत्याशी थे जिसमें सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित है वो कांग्रेस को समर्थन दे चुके थे, इसलिए 9 प्रत्याशी मैदान में है। जो बाकी 3 प्रत्याशी है वो उनका हम 7, 8, 9 वो आप दर्शक अपने हिसाब से देख लेंगे। लेकिन हम 6 से शुरुआत करेंगे। तो उमेश सहू को हमारे एग्जिट पोल में 6 नंबर पर जगह उमेश सहू 6 नंबर पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम नंबर 5 की बात कर लेते हैं तो नंबर 5 का एग्जिट पोल भी हमारे सामने है। नंबर 5 पर कौन आ रहा है? देखिए नंबर 5 पर अगर बात करें तो ग्रीन्स पीपुल्स पार्टी के जो परमानाराम नाइक थे, इनको 5 नंबर पर लेने का उमेश सहू ने भी काफी मेहनत की थी। मैं ये नहीं बोला कि उमेश सहू ने मेहनत नहीं की। इनको 5 नंबर पर लाने का कारण ये है कि जो नाइक समाज से हैं और काफी इन्होंने सभाएं भी की। तो बानीपुरा गांव से आते हैं ये? हाँ, बानीपुरा गांव से भी आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं। दूसरी बात उमेश सहू है वो स्थानीय नहीं है तो उनके खुद के वोट यहाँ पर है नहीं। ये खुद इसी तहसील से बिलोंग करते हैं तो एक नाइक समाज से है तो कहीं ना कहीं इनके समाज के वोट है वो कुछ उन्होंने मेहनत भी की, मुस्लिम वार्डों के अंदर भी उन्होंने मेहनत की। बिल्कुल, लगातार इनको देखा गया कि ये लगातार इन्होंने रोड शो तक किए, इन्होंने जनसभाएं तक की, रैलियां निकाली, घर घर गए। प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु वो भी सलाह आज इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर सुधांशु वो लगातार बैठकें करते रहे। मुस्लिम माइनॉरिटी अगर वार्डों की बात करें तो वहां पर भी लगातार इनकी बैठकें हुई, इन्होंने अपने पक्ष में मतदान मांगा।
तो कहीं ना कहीं हमारे एग्जिट पोल में नंबर 5 की बात करें तो ग्रीन्स पीपुल पार्टी के जो परमाराम नायक है उनको 5 नंबर पर जगह मिलती है। तो कुछ ही समय के बाद वो परिणाम आपके सामने होंगे कि आखिर नंबर 1 पर कौन है, सरदार शहर का किंग कौन बनता हुआ दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के अनुसार, या फिर सरदार शहर का सरदार कौन बनता है एग्जिट पोल में। अब से कुछ ही समय के बाद दिव्य न्यूज आपको दिखाएगा कि सरदार शहर का सरदार आखिर कौन है। देखिए गजेंद्र, मैं आपसे इससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछ लूं, ये एग्जिट पोल हमारा तैयार होता है उससे पहले मैं आपको एक सवाल है, कांग्रेस और भाजपा की अगर बात करें तो इस चुनाव में कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ और भाजपा को क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को नुकसान ये होगा जिस प्रकार से मुस्लिम मतदाताओं का भाजपा के रुख करना कहीं ना कहीं सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान है। इसके अलावा जिस प्रकार से मधुसूदन राजपूत का जाना ये भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा कुछ कार्यकर्ता भी कांग्रेस के निराश लगे। इसके अलावा एक मैं बात खुलकर ये सामने आई कि जिस प्रकार से मैनेजमेंट कांग्रेस का रहा चुनाव लड़ने का, वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने बहुत हल्के में इस चुनाव को लड़ा, और कांग्रेस चुनाव को हम आगे बताएंगे क्या परिणाम रहता है, तो लेकिन बहुत हल्के में चुनाव लड़ा। कांग्रेस 40 से 45 हजार की जीत मानकर चल रही थी, ऐसा धरातल पे ऐसा नहीं था। धरातल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई नहीं लड़ी जो लड़ी जानी चाहिए थी, और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये 8 तारीख को आपको दिख जाएगा। लेकिन कांग्रेस जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो कांग्रेस लड़ाई लड़ती हुई नहीं दिखाई दी। उनके कार्यकर्ता इतनी मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखाई नहीं दिया। हालांकि इसके उल्ट हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। इसके अलावा आरएलपी सबसे ज्यादा, यदि किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की तो वो आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। 0 से उन्होंने शुरुआत की, काफी अच्छी हाइट तक इस चुनाव को लेकर काफी मेहनत उनकी दिखती है धरातल पर, और इसके परिणामों के अंदर भी आपको नजर आएगा कि आरएलपी कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की। हालांकि ये शायद हमारी बातें कांग्रेस नेताओं को शायद पसंद नहीं आएगी, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस चुनाव को अच्छे से नहीं लड़ा, और उनका जो मैनेजमेंट था चुनाव लड़ने का वो असफल कह सकते हैं, विफल कह सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस नेताओं ने इस चुनाव को नहीं लड़ा, जिसका नुकसान भी इस चुनाव के अंदर आपको होता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की दिक्कत ये रही कि जाट समाज को बीजेपी है वो मना नहीं पाई, और इसका सीधा नुकसान है वो बीजेपी को यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबरदस्त तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से जाट समाज है वो बीजेपी से नाराज रहा, तो उसकी नाराजगी है वो बीजेपी को भारी निश्चित रूप से चुनाव में पड़ेगी और भविष्य में भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आरएलपी के पास है। आरएलपी को काफी कुछ चुनाव में मिला है। हालांकि आरएलपी यदि सही क्षेत्र में और काम करती तो निश्चित रूप से आरएलपी वो और ज्यादा आगे जा सकती थी, लेकिन आरएलपी ने सही क्षेत्र में इतना ध्यान नहीं दिया। सही क्षेत्र में हालांकि अंतिम दिन एक रैली करके आरएलपी ने माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो देखने वाली बात ये होगी कि वो माहौल कितना बना पाती है। तो ये रहा ओवरऑल पार्टियों का। अब देखिए गजेंद्र, मेरा एक सवाल है आपसे, श्यामलाल शर्मा का कितना नुकसान कांग्रेस को मानते हैं? तो निश्चित रूप से श्यामलाल शर्मा है वो एक बड़े नेता हैं, जनाधार उनका है, और व्यक्तिगत भी बात करें तो काफी नुकसान उन्होंने कांग्रेस को पहुंचाया है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि कितना नुकसान पहुंचाया ये देखने वाली बात होगी। श्यामलाल शर्मा ये खुद प्रतिष्ठा का उनका सवाल था, उनका प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ रहे थे। उनका एक ही मकसद था कि कैसे भी करके कांग्रेस को हराया जाए। उनकी एक व्यक्तिगत लड़ाई भी है, तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और कुछ शिद्दत के साथ लड़ते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से अशोक पिंटर ने चुनाव नहीं लड़ा। बीजेपी की ओर से ये चुनाव है वो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लड़ा। बीजेपी की ओर से इस चुनाव को पूर्व सांसद राम सिंह कसवा ने लड़ा। बीजेपी की ओर से इस चुनाव को मधुसूदन राजपूत ने लड़ा। तो आप ये मत मानिए कि चुनाव को सिर्फ अशोक पिंचा ने लड़ा, बल्कि 3 नेताओं की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव के ऊपर दांव पर है। इसके अलावा श्यामलाल शर्मा ने भी इस चुनाव को लड़ा है, और पूरी सबसे अच्छी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जिस प्रकार से शिवचंद्र साहू है जो कि अच्छे नेता है, कोई इसमें शक नहीं है, ईमानदार नेता है, बड़े किसान नेता है, और वो टिकट की मांग कर रहे थे भाजपा से, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और कांग्रेस के लिए सरदर्द बनने का पूरा प्रयास किया। लगातार उन्होंने अशोक पिंचा के लिए गांव देहात के अंदर गए। जिस प्रकार से जाट मतदाता नाराज थे उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की, और उन्होंने कोशिश की कि जाट नेता मैं जाट हूँ, चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, तो एक उनके लिए अच्छा संदेश देने की कोशिश की। तो मैं अच्छा मानता हूँ कि इस प्रकार से शिवचंद्र साहू ने चुनाव लड़ा, काफी अच्छे से चुनाव लड़ा। इसके अलावा एक और जाट नेता की बात करें, यदि हम बात करें राजकरण चौधरी जी की, तो उन्होंने काफी अच्छे से मेहनत की। शहरी क्षेत्र में उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। जिस प्रकार से कांग्रेस के पास यदि हम देखें तो सरदार सिंह कोई बहुत ज्यादा बड़ा नेता दिखाई नहीं देता है। हालांकि एक मात्र नेता थे भंवरलाल शर्मा, जो खुद अपने दम पर चुनाव लड़ते थे, और सरदार सिंह मुझे लगता है चुनाव भी इसी बात पे होते थे कि या तो भंवरलाल शर्मा को चुनाव हरा दिया जाए या भंवरलाल शर्मा को चुनाव जिता दिया जाए। तो उनके बड़ा सरदार सिंह को नेता उनसे बड़ा नहीं था, और इसी बात पर चुनाव सरदार सिंह में होते थे। भाजपा कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि सरदार सिंह इस नाम पर होते थे, और अशोक पिंचा की बात करें तो उन्हें इसी नाम पर वोट उन्हें पड़ते थे, लेकिन उस लेवल का नेता सरदार शहर कांग्रेस में आज के समय नहीं है। तो ऐसे में जो
नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उनके सामने बड़ी जिम्मेदारी थी चुनाव को कांग्रेस के पक्ष में लाने की। शहरी क्षेत्र में उन्होंने शहरी क्षेत्र में काफी मेहनत की, देहात के अंदर वो नहीं गए। लेकिन देहात के अंदर जार नेताओं की बात करें तो उनके पास कोई बहुत बड़ा नेता कोई है नहीं, सिर्फ एक नेता है इसरजीत ढूंढी। हालांकि उनका प्रभाव है वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया, ये परिणामों भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा प्रभाव है, इसरजीत ढूंढी है, जाट समाज से आते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभाव इस चुनाव के अंदर नहीं छोड़ा है। देखिए गजेंद्र, लगातार दर्शक है वो एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 4 की अगर बात करें, नंबर 4 की बारी अब आ चुकी है हमारे पास। नंबर 4 का एग्जिट पोल है वो आ चुका है, और नंबर 4 पर जो हमारे एग्जिट पोल में जगह लेने जा रहे हैं वो माकपा से सांवरमल मेघवाल। बिल्कुल, माकपा से सांवरमल मेघवाल है वो नंबर 4 पर नंबर 4 पर हमारे एग्जिट पोल में आ रहे हैं। सांवरमल मेघवाल ने काफी मेहनत की, ऐसा नहीं गांव देहात की, उन्होंने जबरदस्त मेहनत की, लगातार उन्होंने सभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की, गांव देहात के अंदर गए। उनके पक्ष में हम बात करें तो छगनलाल चौधरी हैं जो कि किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए लगातार रोड के ऊपर उतरे हुए नजर आते हैं, आंदोलन करते हैं, उन्होंने काफी मेहनत की। और इसके अलावा जो निर्मल प्रजापत है जो कि तारनगर तहसील से आते हैं, माकपा के सचिव, जिला सचिव, उन्होंने काफी मेहनत की। अमराराम भी सरदार शहर आई, उन्होंने सुबह की, उसका परिणाम ये रहा कि 7 से 8 हजार वोट लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। माकपा सरदार शहर के अंदर बात करें तो 7,000 के करीब वोट लेती हुई दिखाई दे रही है, और 60,000 वोट लेकर माकपा है वो चौथे नंबर पर दिखाई दे रही है। तो देखिए गजेंद्र, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने आंकड़ा बता दिया दर्शकों को कि हमारी एग्जिट पोल में 7 से 8 हजार के बीच में माकपा है वो वोट लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो 7 से 8 हजार वोट है, ये अगर कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी जैसे हमारे 3 नाम बाकी है, तो उनमें से किसको नुकसान पहुंचाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 7 से 8 हजार